अन्वेषण कहानी संग्रह का एक कहानी है, उसका नाम है अन्वेषण। निनाद अब उम्र के चौथे दशक को पार कर जाएगा। कला की साधना को कम से कम 3 दशक समर्पित कर चुका है वह, लेकिन उसे लगता है कि उसकी साधना अधूरी है। यद्यपि देश विदेश की कई पत्रिकाओं में उसके चित्र छपते और प्रशंसित होते रहे हैं। देश की कई कला दीर्घायों के प्रदर्शनियां लग चुकी है। रुपये और डॉलरों में कलाकृतियां बिक कर उसकी जेब भी गरमाती रही है। लेकिन आखिर कौन सी प्यास है जो उसे विराम नहीं लेने देती है। इसकी खोज में वह कहाँ कहाँ नहीं भटकता। पढ़ते हुए अपनी सहपाठनियों के आकर्षण में भी बंधा है वह, पर उनकी बड़ी बड़ी आँखों और रेक्रीम ओठों को कौन पूछे। उनकी बारीक कटियों, उन्नत वक्षों और नितंबों में भी उसे व्यंग्य चित्रों की अभिव्यक्ति के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। उसने मीमांसक सोचों में पढ़कर देखा है तो उनकी कुची ने कभी भी हुलसकर चित्र के उन भागों पर रंग नहीं भरे हैं। निनाद बार बार अपने गांव लौट आता रहा है। गांव में ही उसे कलाएं दिखाई पड़ती है। कभी तो गांव की पगडंडियां, झोपड़ियां, वृक्ष, पौधे, गरीब की जिंदगी और गाय भैंस ही उसकी कला के विषय थे। पर एक सूरत बचपन से ही उसे आकर्षित करती रही है। वह सूरत क्या है? कोई जादुई चेहरा है या कि जादुई यथार्थ है वह, जो चिर युवा है, जिसमें रोज़ रोज़ सौंदर्य के नए आयाम आकर लग जाते हैं। लेकिन निनाद ने कभी उसके अंतर में झांकने की कोशिश नहीं की। सोचता रहा वह तो सौंदर्य और सादगी का खजाना है। उसके अंदर भी असीम उत्कृष्ट सौंदर्य और लालित्य ओठों पर छलकती हंसी की विकिरण किरणें ही छटकती होगी। बचपन से ही मलहरिया वाली काकी से बड़ा प्रभावित रहा है। मलहरिया वाली काकी के लिए भी वह असीम स्नेह का केंद्र था। निनाद को भी लगता है कि कवि की काव्य पंक्तियाँ कथाचित मलहरिया वाली काकी और निनाद के आपसी स्नेह को देखकर ही लिखी गई है। स्नेह निर्झर बढ़ रहा है। क्या पता क्या कह रहा है। उनके आपसी स्नेह को शायद ही कोई समझ सका हो। फिर मलहरिया वाली काकी और निनाद ही क्या समझ पाए, शायद नहीं। निनाद को भी अपना संबंध एक पहेली सा ही लगता है। मांसल स्नेह, प्यार से ऊपर, इस धारा धाम से ऊपर आखिर क्या है वह? जब निनाद छोटा था और काकी जवान, तो वह उसके यहाँ आता और चीनी रोटी खा जाता। काकी को उसकी नाक पोंछने में बड़ा आनंद आता। वह नाक पोंछती, आंखें कजरारी कर देती और बाल संवार कर उसे बासी रोटी पर चीनी रखकर तोड़ तोड़ कर खिलाती। बहुत आनंद पाती वह। निनाद को भी उसके चेहरे में एक चमक जो तृष्णा दिखाई पड़ती। उसकी देह से लिपटने में उसे अपनी माँ से ज़्यादा नहीं तो अल्प आनंद का भी आभास नहीं होता था। बचपन की उस अपरिपक्व अवस्था में भी उसे होता था कि वह बड़ा होकर चित्रकार बनेगा और काकी का ही चित्र बनाता रहेगा। 1, 2, 3, 10, 20, 100 और 1000 अपने घर के आर पार टांग देगा और निहारता रहेगा तब तक जब तक पूरा युग नहीं बीतता। लेकिन इस बार जब वह गांव लौटा तो अपने कला चित्रों की अपूर्णता से उकता कर वह कुछ ऐसा ही सोच रहा है। आज भी काकी
वैसी ही लग रही है। चिर यौवन धवल योतिष्णा सी मलरिया वाली काकी, छोटी कदकाठी भरी पूरी दे, दोहरे आंचल से भी झांकते उन्नत कुचाग्र, गौर वर्ण पर कमर तक बालों की लटकती लंबी बेनी छिपाए नहीं छिपती, पीठ पर लटकता सर्पिल उभार बालों की लंबाई और खूबसूरती का बयान करना। उनकी आँखों की खूबसूरती की चर्चा टोलों में होती तो औरतें कहती कि चेहरे पर दीप बल रहे हों जैसे, कोई कहती ठोके डोके की तरह आँखें हैं, तो कोई सित्तू सीप में से मोती झांकता है जैसे, कहकर प्रशंसा करती। अगर निनाद से कोई पूछे तो वह निश्चय ही विद्यापति के हवाले से प्रशंसा करता। अम्बुज मधु पीवी मधुकर रे उड़े पसारे पाँखी। लेकिन दुर्भाग्य ने काकी का पीछा कहाँ छोड़ा था। काकी की सुंदरता ही उसका दुर्भाग्य बन बैठी। पति को जहाँ एक और आकर्षण हुआ वही दूसरी ओर कुंठा भी। पीठ पर उभरे कुंवर ने उसमें यूं ही कुंठा भर दी थी। तिस पर सुंदर पत्नी से बात बात में चिढ़ना आतंकी गुस्सा ने होकर धौंस जमाने मात्र का बहाना था। घर की छोटी दुनिया से बाहर झांकने तक की मनाही और कितने ही कठोर एवं कृत्रिम अनुशासनों की ने काकी को तोड़ डाला था। वर्ष पर वर्ष बीतते गए और दूसरी बढ़ती गई। कुछ तो ईश्वरीय विधान ने बहाना रचा, काकी माँ नहीं बन सकी। पति को पत्नी बासी और ताज्य लगने लगी। वंश चलाने के लिए बाँझिन निरर्थक साबित हो गई और पति ने आनन फानन में दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी ने बाँझिन की छाया भी अशुभ मानी। पति को मानना पड़ा और दूसरे टोले में जाकर बसना पड़ा। मगर काका आज तक निसंतान ही रह गए। उन्हें कहाँ पता था कि पति भी बाँझ होते हैं। केवल औरत ही नहीं, लेकिन उनके पुरुष अहंग ने आज तक यह बात उनके गले के नीचे नहीं उतरने दी। काकी का संघर्ष बढ़ गया। उसे मजदूरी करनी पड़ गई, क्योंकि काका का मिलना जुलना भी बंद हो गया। संघर्ष की इस मार ने भी काकी को कांति नहीं चुराई। वह तो परिलोक में उतरकर सीधे पृथ्वी पर आ गई थी। पृथ्वी की माया से व्यापत आखिर वह साबित जीवन जीने को विवश रही। वह शापित थी, वह सो परिलोक लौट भी नहीं सकती थी। इसलिए सखियों के संग अभिसार करने चंद किरणों के सहारे पृथ्वी पर आई और प्रेमी के प्रेम पास में बैठकर पृथ्वी पर बस गई। निनाद को प्रायः ही उर्वशी की पंक्ति या देवों की बीना की रागनियाँ भटक गई है। गुनगुनाने की इच्छा तो जाती है काकी को देखकर। इतने पर भी काकी थी कि आखिर मजदूरी थी। हार तोड़ परिश्रम के बाद पेट भरने वाली मजदूरी। निनाद का घर मलहरिया वाली काकी के घर के पास ही था। बचपन में निनाद का सांवला चेहरा उसके नटखटपन के बावजूद भी गंभीर बना रहता और उसकी चमकती आँखों और नुकीली नाक की अभिव्यक्ति में काकी उसस जाती और बरबस ही उसके घुंघराले बालों में उंगलियां फिराने लगती। काकी अंधकार पसरने को उतारू हो जाता तो बड़े प्यार से हौले से गोद में उठाती हुई निनाद से कहती, बस बस आई। निनाद हर्षित हो जाता, क्योंकि वह जानता है कि हर शाम की तरह काकी दीप बालेगी और भगवान से पहले उसके चेहरे के चारों ओर फिराकर स्वर कहेगी, आको मैया चाको, संझा मैया राखो, संझा मैया हेरनी, सब दुख निवारनी, कन्नी खिजनी पाछू हंसनी आगू। ऐसा ही करती काकी और निनाद निहाल हो जाता। सांझ दिखाकर फिर निनाद को गोद में लेकर लोरियां सुनाती काकी। आरे आरे यारे बहरा सुगा, हमर खेतने जहिया सुगा,
एके शीशो लीहें सुगा, डोका में भात रान्हें सुगा, सित्तू में मोर गाड़िहें सुगा, माय के दीहें थारी भरी, नुनू के दीहें कटोरा भरी, तैले नुनू रूसल जा, माय पितियनी बौसे जा। मलहरिया वाली काकी ठहरी छोटी जाति, किंतु निनाद उच्च कुलोद्भव, उच्च वर्णोद्भव बालक। फिर भी काकी नहीं चाहती थी कि वह उसे अपने से अलग रखे। हाँ, इतना भर ख्याल काकी जरूर करती, कोई उच्छिष्ट कन्न निनाद के मुंह में न चला जाए। फिर भी उसकी इच्छा तो होती कि वह उसे चूमे, ठीक अपने जाए बेटे की तरह अपनी थाली में ही खिलाए। माँ बेटे के बीच कोई जाति कहाँ होती है, लेकिन निनाद की जाति खराब करना वह नहीं चाहती थी। उसकी चाहत तो बस इतनी ही थी कि वह निनाद का स्पर्श पाए और अपना वात्सल्य उस पर उलेड़ दे। अरे उसके वक्ष में गुदगुदी लगती मगर दूध नहीं कभी उतरा, न बहा उसका निश्चल प्यार। स्नेह की मंदाकिनी में निनाद हरदम उब चुभ करता रहता। वह भी नहीं चाहता कि उसकी माँ उसे पकड़कर ले जाए। मलहरिया वाली भी नहीं चाहती कि निनाद उससे अलगाया जाए, पर सत्य तो यही था, दोनों का अलग होना ही तो अपरिहार्य था। वात्सल्य कभी अलगाव नहीं मानता, दीवार की ऊंचाई बौनी होती। वात्सल्य के समक्ष कोई जाति या वर्ण अथवा वर्ग नहीं होता। निनाद का बचपन मलहरिया वाली काकी के आंचल के नीचे कम नहीं बीता है। ज्यों ज्यों वह होशो हवास में आता गया, उसको काकी ज़्यादा आकर्षित करती गई। बचपन से ही निनाद की दृष्टि में खोजी संवेदनशीलता थी। वह खुद नहीं जान पाता कि आखिर क्या है यह, लेकिन काकी को जब भी करीब से निहारता तो होता कि शायद सपने में कहीं देखी गई परी सी है वह। आवाज़ में बांसुरी बजती और सांस में फूल खिलते, हंसी में रत्न झरते, नोर में झरने, चाल में पदचाप विहीन मस्ताना माधुर्य होता। दांतों पर बिजलियां खेलती। काकी जब हाथ उठाती गिराती तो नदियों की लहरें दौड़ी आती। धवल, वत्साभरण और मंदाकिनी इठलाती। निनाद को लगता कि इनकी तुलना नहीं। विद्यापति याद हो आते, तोर समान एक तू ही माधव। निनाद को याद नहीं कि उसने कूची कैसे संभाली। कदाचित काकी को देखकर ही उसने कनवस संभाला था। पहली बार क्या खींचा था उसने कनवस पर, स्मृति पर जोर डालता है वह। याद आता है निनाद के। हाँ, उसने बनाया था, शायद वह धवल वस्त्रों में खिलती स्त्री देह ही थी, कसी बूटियों वाली, चंचल और थिरकती देह। लेकिन घूंघट में चेहरा किसका था? चित्रकार ने कई बार अब गुंठन उठाना चाहा था, पर उसे लगा कि वह अपूर्व रूप उसकी आंखें संभाल नहीं पाएगी। उसकी कूची में वह सामर्थ्य कहाँ आई थी कि वह उस चेहरे को रूपवान कर सके। कहीं यही आकर उसके अंतर का कलाकार जागा था। लेकिन निनाद को उत्तर कहाँ मिला उसे प्रश्न का? प्रश्न था कि आखिर क्या कमी है काकी उसे त्याग चुके हैं। उसकी संवेदना जगती और चिंतन प्रवाहित हो जाता। काकी अगर मेरी पत्नी न मेरी प्रियसी होती तो मैं और जीव दांतों से काट लेता। वह समझ नहीं पाता कि वह काकी को क्या कहे। बड़ी उलझन में पड़ जाता निनाद। उसके अंदर कुछ निनादित होता रहता सदा काकी को देखकर। पर क्या था वह? अब तक आविष्कृत नहीं कर पाया वह। बहुत दिनों बाद उसे लगा कि चित्र में उससे कोई गलती हो रही है। इतनी खूबसूरत औरत ऐसे धवल वस्त्र में ही लिपटी रहे, यह अच्छा नहीं। सो उसने अपनी कूची एक बार फिर घुमाई और धवल वस्त्र में स्वर्ण
निम आंचल भरा, रंग डाल दिए और देह पर तारे छिटक गए। लेकिन सूरत का क्या करेगा वह? सूरत कैसी होगी? चिंता में डूबा रहता निनाद। निनाद ने काकी के आंगन को ही अपनी साधना स्थली बना डाला था। उसके आंगन में कला मेला लगा रहता। आंगन की लंबाई में कनवस टंगे रहते और निनाद कभी इस कनवस पर तो कभी उस कनवस पर रंग डालते रहता। काकी भी पास में इधर उधर डोलती रहती। काकी उसकी कला साधना समझती नहीं थी, मगर उसे जरूर मूल्यवान लगती थी। उसकी अर्थवत्ता का विश्लेषण उसके लिए भले एक मुश्किल काम था, मगर काकी को लगता कि ये लोकोत्तर काम है जिसमें सहयोग आवश्यक है। वह सहयोग भी क्या कर सकती थी? यूं ही आंगन में चुप्पी का साम्राज्य था। हाँ, आंगन के कोने में लगे फूल और तितलियां आती, घर में गोरैये फुदकते, मैनाएं चोंच खोलती और अभी सर्दी में खंजन का दौर लगाना निनाद को अतुलित आनंद दे जाते। सभी कनवस पर केवल सुंदरियों की आकृति देखकर काकी सोचती कि आखिर उसे हुआ क्या है, लेकिन चेहरे में कोई स्पष्ट आकृति नहीं देखकर वह निराश हो जाती। चाहती कि वह निनाद से पूछे कि आखिर इन चित्रों के मुंह कहाँ गए, क्या उसे नाक आँख होठ बनाने नहीं आते? लेकिन काकी को लगता ऐसी बातें पूछकर वह उसे दुखी कर देगी, या उसकी साधना में बाधा पहुँचेगी, या कि काकी कुछ सार्थक निरर्थक सोचती और फिर अपने चूल्हे पर चली जाती, या फिर अपने बिछावन की चादर को सिलवटे ठीक करती, या आंगन में झाड़ू बुहारू देने लगती, या कि आंगन की उत्तरी छोर पर बैगन आलू में मिट्टी चढ़ाती, या कि अपनी छोटी रसोई घर को लीप लेती, या बाल झाड़कर मांग में सिंदूर डाल लेती, तो मुंह में पानी के छोटे डालकर आंचल से पोंछ लेती कि चमक उठती काकी स्फटिक सी। मन में होता कि निनाद भूखा है, खाने को कहूँ तो क्या वह खाएगा? परजात के भंसे का भात खाएगा? जात चली जाएगी, चुपचाप खिला देगी वह। मगर वह मान भी जाए तो अगर बीच में ही कोई आ जाए तो उसकी माँ या पिताजी, कोई यूँ बाँझ के घर टपता कौन है, छूत लग जाएगी। लेकिन आंगन में भूखे मर्द बच्चे के रहते वह खा कैसे लेगी? भूख तो उसे लग रही थी, मगर साधना रत निनाद की तन्मयता और निमग्नता देखकर उसकी भी भूख चली जाती। सबको पता था निनाद के घर में भी कि वह एक निश्चित अंतराल पर भोजन पर आता है। चित्र बनाते हुए उसका भोजन कम जाता है। उसकी दाढ़ी बढ़ी रहती, नाखून नुकीला हो जाता, बाल बेतरतीब होते, मगर चेहरे पर एक आभा फैली रहती, साधना जन्य पिताभा। ओठों पर अजीब लालिमा होती, कपोलों पर थिरकन और आँखों की चमक बढ़ी रहती। खाने के नाम पर तो खड़की हुई पहली रोटियां, थोड़ा सा अरवा पका चावल, थोड़ी सी दाल साग मिली हुई हरी सब्जी की सूप तो बीच बीच में चम्मच से पीता जाता, जबकि सलाद के अंतिम टुकड़े को भी तो वह नहीं छोड़ता। दही और दूध का थोड़ा थोड़ा भाग, मगर छाछ जरूर पीता। माँ कहती, तुम ठोस तो बहुत कम लेते हो, केवल पे ही लेते हो, घी तुम खाते नहीं। फिर माँ ज़बरदस्ती फल के कुछ टुकड़े प्लेट में डाल देती और झल्लाती हुई कहती, तुम्हारी शादी अब कर देनी है, बस बहू ही ख्याल करेगी। माँ की बात नहीं मानते, पत्नी आंखें दिखाएगी तो सीधे रहोगे। माँ फिर गिड़गिड़ाती, बेटा अब विवाह कर लो, उम्र के अनुसार सब कुछ शोभता है, आखिर कब करोगे? क्या वह शादी भी करेगा सचमुच? मगर किससे? चकर घिन्नी बन जाता है मन। क्या उसकी बहू भी काकी सी सुंदर और सुलक्षण
होगी, दूसरी लड़कियां भी काकी सी और जन्मी होगी। हाथ में कूची छूटकर नीचे गिर जाती। काकी भी तन्मय होकर उसके चित्रों में देखती रहती। उसे होता क्या हो गया निनाद को। अब वह घबरा जाती, टोकती, पगले उग रहे हो क्या, उठो उठो, थोड़ा आराम कर लो। वह अकचकाकर अपनी कूची उठाता, थोड़ी स्मृति उसके होठों पर खींच आती। खेलती सी। क्या सोचते हो निन्नू, बड़े प्यार से पूछती काकी। क्या सोचूंगा, आजकल माँ बार बार शादी के लिए जोर डाल रही है। वह नज़र झुकाए बोलता सहज होकर। ठीक ही तो कह रही है वह। अब तो तुम विवाह के पूरे योग्य हो, विचार सुना डालती काकी। सो तो ठीक कहती हो काकी, मगर मैं जिसके योग्य हूँ वह कौन है। उसकी आंखें शून्य में टिक जाती। काकी कुछ समझे पूछे वह कनवस पर चला जाता। काकी फिर जब उसके पास डोलती तो वह गंभीर होकर काकी से कह बैठता, काकी मैं सोच रहा हूँ कि इन चित्रों को अब आकृति दे दूँ। और वह प्रश्न सूचक दृष्टि काकी की ओर उठाता। काकी के मन की बात ही तो होती है वह कहती है, हाँ हाँ, मैं तो कई दिनों से तुमको कहना चाह रही थी कि इन चित्रों को भूत बना रखा है, इनकी भी नाक आँख होगी। हाँ देखो तो कब तक बना पाता हूँ। काकी को लगता है कि चित्रकार के लिए इतनी छोटी बात मर्द भर का चित्र बना लिया है और कहता है कि आँख नाक कब तक बना पाता हूँ। इतनी छोटी सी चीज़ तो वह पल भर में बना डालेगा। लेकिन निनाद मन ही मन सोचता कि इन चित्रों में आकृति देने का समय नहीं आया है। उस वक्त उसे बेसब्री से इंतजार, लेकिन हैरानी हो रही है निनाद को ही। आखिर उस पल वह क्या कुछ कर पाएगा। गजब की जिज्ञासा उसके रगों में फैल रही है। एक अनजाना भय भी उसमें व्याप्त हो रहा है। क्या वह सचमुच आकृति दे पाएगा इन चित्रों को। क्या वह आकृति देकर सामना कर पाएगा उन पलों को। लेकिन वह साहस संजोए रहा है। उन पलों के लिए एक सत्य का उद्घाटन होगा। उन पलों में सत्य से मुंह छुपाना क्या, सत्य का सामना करना ही तो कल का लक्ष्य होता है। कैसे होंगे वे कल जब सत्य उद्घाटित होगा। उसकी रंगों में एक विचित्र उत्तेजना व्यापने लगती है। सत्य को ही जानने की जिज्ञासा ब्रह्मांड देती है क्या। ब्रह्म को आंशिक आनंद जिज्ञासा है। जो भी हो, आज निनाद की हड़बड़ी रही दिन भर। उसने काकी के घर में रखे हुए सभी चित्रों को पैकअप किया। सुंदर से ब्रीफकेस में करीब 50-100 चित्रों को बंद कर ताला मार दिया। काकी को हैरानी हो रही थी कि आखिर निनाद को क्या हो गया है। वह अपने सभी सामान क्यों समेट रहा है। उसे दुख किस बात से हुआ। उसने मन ही मन विचार कर देखा, ऐसी कोई बात हुई कहाँ जो वह रूठ जाए। आखिर उसे पूछना ही होगा। पूछने से निनाद का गुस्सा और भड़क सकता है। लेकिन पूछना तो है कि आखिर उसने अपने सामान क्यों समेट लिए हैं। आंगन के सभी कनवसों को फ्रेम से खोलकर बरामदे के कोने में फेंकता गया। वह क्यों आज बहुत गुस्से में हो निन्नू, काकी ने आखिर पूछ ही डाला। नहीं रोक सका निनाद अपनी हंसी को। ठहाका लगाने लगा। ठहाका आंगन के कोने कोने में गूंज गया। पहली बार काकी निनाद से डरी थी। सर्वप्रथम ही उसे लगा कि नीनू अब पूरा मर्द बन गया है। मर्दाना ठहाके को जब तक वह समझती कि उसकी अपनी हंसी रुकी नहीं। बोल उठा अपनी हंसी मिश्रित आवाज़ में, काकी काहे का गुस्सा, क्रोध क्यों होने लगा मुझे। हंसी रोक कर बोला, मैं समझ रहा था कि काकी समझेगी मैं गुस्से में हूँ। उसने झटपट अपनी जेब में से एक कागज़ निकाला, पढ़कर सुनाया काकी को। काकी असल में दिल्ली से पत्र आया है, तार भी भेजा गया है। मेरी कला प्रदर्शनी के लिए विद्युत कला केंद्र
केंद्र ने स्वीकृति पत्र भेज दिया है। मेरा रिजर्वेशन हो चुका है। उस कला केंद्र पर 1 सप्ताह तक इस महीने की 15 तारीख से एक प्रदर्शनी चलेगी मेरी ही चित्रों की। आज ही कैपिटल एक्सप्रेस से चला जाऊंगा। मेरा भी रिजर्वेशन कैपिटल में आज ही पक्का है। जाने की तैयारी कर रहा हूँ काकी। काकी का धीरज बांधा। उसे संतोष हुआ कि वह गुस्से में नहीं है, वह रूठा नहीं है, वह अच्छे के लिए जा रहा है। जानकर संतोष मिला काकी को। काकी ने उसकी बालाएं ली। एक बार फिर दीपक दिखाकर आशीष दिया। आंखें में आंसू छलक आई काकी के। प्रेमसुओं या विरहसुओं? काकी ने समाधान किया खुद को। यह कैसा प्रेम उपजा है मन में। लेकिन उसने भी निनाद को आँखों की भाषा पढ़ ली। उसे वह कैसे समाधान कर सकती जिस उसमें हिम्मत कहाँ है। लेकिन ऐसा क्यों लगता है काकी को कि दिल्ली प्रवास तक की अवधि में निनाद से अलग रहना उसे असह्य होगा। निनाद अपनी पूरी तैयारी के लिए घर गया, किंतु टिक नहीं सका वह वहाँ कुछ ही देर बाद अपनी कलाओं की पेटी ब्रीफकेस लेकर पुनः हाजिर हो गया। माँ ने पुनः विवाह के लिए कोचा था उसे। वह घबरा कर फिर भाग आया था। लेकिन काकी को आश्चर्य पूछा कि आखिर क्यों नहीं गया, वह क्यों लौट आया अभी ही आदि। बड़ा भावुक सा था वही अभी वह। तमतमाया सा चेहरा मगर किस पर? उलझन में फंसा मन मगर दुविधा कैसी थी खुद नहीं जान सका था निनाद। फिर काकी कैसी जानती, मगर जानना तो था उसे निनाद की पीड़ा। जाने वह कैसे रह सकती। बड़ी बेचैन रही वह। आंगन में इधर उधर भटकती रही वह, बेचैन और सशंत्र थी। पछताती रही वह निनाद के लौटने से। इसी बीच निनाद ने एक नया कैनवास फ्रेम पर चढ़ाया, पेंसिल से लकीरें खींची। जब तक आकृति दी गई पीछे खड़ी खड़ी काकी देखती रही। उसे तो चेहरा जाना पहचाना लगा। वह चिहुक उठी, दौड़कर कमरे में गई, आईने में चेहरा देखा और चिहुकना बढ़ गया। दौड़कर आंगन में आई। अरे तुमने यह क्या किया निन्नू? वह थोड़े विस्मय में मुस्कुराई। तुमने तो मुझे उतार दिया कागज पर। अब ठहाका लगाने की काकी की बारी थी। खिलखिला पड़ी और फूल झड़ने लगे। तुम्हें क्या पता काकी कि तुम कहाँ कहाँ उतरी हो? वह थोड़ा मुखर होता बोला। मैंने टेलीग्राम कर दिया कि मैं दिल्ली नहीं आ रहा हूँ। मेरा रिजर्वेशन कैंसिल कर दो। ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों किया ऐसा? भड़क पड़ी काकी। काकी को लगा निन्नू के हाथ में बड़ा मौका गया। इसलिए कि मैं पूर्ण कहाँ था अब तक। आज तुमने कहा कि यह चित्र तेरा ही है तो लगा मैं पूर्णता की ओर बढ़ रहा हूँ। वह थोड़ा और भावुक हो उठा। अब तक मैं तेरी ही पीड़ा का अन्वेषण कर रहा था काकी। जब तक तेरी पीड़ा इस कैनवास पर नहीं उतरती है तो चित्रकारों की कूची झूठी है, सारे रंग झूठे हैं, मिथ्या है उनका प्रयास। मैं तुम्हें संपूर्णता में पाना चाहता हूँ काकी। इस जन्म में मैं तुम्हें कैनवास पर अन्वेषित करना रहूँगा और अगले जन्म तक तुम्हें ही पाने की कोशिश करता रहूँगा काकी। तुम मुझे अपने गोद में बिठा लो, चूम लो मेरे सिर को, आशीर्वाद दो कि मैं तुम्हें पा सकूं। काकी कुछ भी समझ पाए। निनाद उससे चिपटा हुआ था और उसकी आंखों में आंसुधार बह रही थी। कौन जानता था आंसू संपूर्णता के थे या सामर्थ्यता के। दूसरे ही क्षण निनाद को लगा कि उसमें रचने और बनाने की ताकत आ गई है। वह उठा और उसने ब्रीफकेस में सारे चित्रों निकाले और जब तक काकी रोके उसमें आग लगा चुकी थी। काकी अवाक
नेत्र विस्फारित देखती रही।